अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। बेटा आज से पहले हमने डिस्कस किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस थी जो कि फर्स्ट ऑर्डर की, और इसी तरह से उनकी हमने सर्टेन काइंड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसको आप कहेंगे यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उनका यानी हायर ऑर्डर्स के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर हो सकती हैं, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन। और उनको सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी उसकी देखते हैं कि वो क्या क्या है, और उसकी बेस पे फिर हम फर्दर उसको कंटिन्यू करेंगे और उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हाउ डू यू डिफाइन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इस तरह से, इस फॉर्म में अगर होगी ए एन ऑफ एक्स, यानी nth डेरिवेटिव होगा, और इसी तरह फिर n माइनस वन डेरिवेटिव और तो सो ऑन, यानी आपके पास एक nth ऑर्डर डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है, उसको आप क्या कहेंगे, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब देखें ये जहाँ पे जो कांस्टेंट है ए ज़ीरो, ए एन एक्स, ए एन माइनस वन एक्स, ए वन एक्स, ए ज़ीरो एक्स, ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ये फंक्शंस ऑफ एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये यानी ए एन ऑफ एक्स जिसको आप कोएफिशिएंट्स कहते हैं, दीज मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, और इसको हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। हाँ, अब देखें हम इसमें एक स्पेसिफिक केस ले लेते हैं। वी शैल स्टडी, यानी सबसे पहले वी शैल फर्स्ट स्टडी द डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, इक्वेशंस ऑफ दिस टाइप। यानी इसमें जो कोएफिशिएंट्स होंगे ये सारे के सारे, ये मैंने कहा था कि फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं, लेकिन हम उसमें एक स्पेसिफिक केस ले लिया कि ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट्स होंगे। तो अगर कांस्टेंट्स होंगे तो उसकी जनरल फॉर्म उस इक्वेशन की ये बनेगी, एन डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन अप टू सो ऑन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। राइट साइड पे आपके पास आ गया एक जी ऑफ एक्स की फॉर्म में फंक्शन। अब आप देखें कि अगर राइट साइड वाला जो टर्म है यानी जी ऑफ एक्स है, अगर जी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का उसको नाम देंगे। अब उसमें हम डिफाइन करते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। जैसे हमने पहले इक्वेशंस में पढ़े, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होंगे कि आपके पास कोई जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ उसके लिए उसकी कुछ कंडीशंस गिवन होंगी। अब इनिशियल, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है। इनिशियल कंडीशंस ये होती हैं कि किसी एक पॉइंट पे सारी कंडीशन गिवन हो, उसको आप इनिशियल कंडीशंस का नाम देते हैं, और डिफरेंट पॉइंट्स पे कंडीशंस गिवन हो तो उसको आप कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस। तो अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होगा कि जिसमें इनिशियल कंडीशंस आपको गिवन होगी। अब लाइक आपके पास इस तरह की nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ए एन ऑफ एक्स डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस एन माइनस वन ऑफ एक्स डी एन माइनस वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन अप टू सो ऑन। तो अब इसमें अगर आपके पास इस तरह से कंडीशन गिवन है एट सम पॉइंट एक्स जीरो, यानी वाई ऑफ एक्स जीरो आपके पास गिवन है वाई जीरो, वाई ऑफ एक्स, वाई डैश ऑफ एक्स जीरो, वाई जीरो, वाई डैश ऑफ जीरो अप टू सो ऑन। तो इस तरह की जो अगर कंडीशंस गिवन होंगी तो, और इसमें आपके पास ये जो आपके पास राइट साइड में वाई ज़ीरो, वाई डैश ऑफ ज़ीरो और अप टू सो ऑन, ये वाले सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। ऐसी कंडीशन को, ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब अगर ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसमें भी फिर फर्दर हम इसमें देखते हैं इसको किस तरह से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाता है। अब देखेंगे ये वाली जो वैल्यूज आपने लिखी थी, इसको आप, मैंने आपको पहले बताया, इसको आप क्या, बिकॉज दीज आर गिवन एट सम सेम पॉइंट, यानी एक्स जीरो पे ही सारी कंडीशंस गिवन है, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप नाम देंगे दीज आर इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। तो अब इसी तरह अगर हम कहेंगे एन की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन जाएगी, और सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन और इसके साथ यानी 2 कंडीशंस गिवन होगी, तो ये आपके पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की एग्जांपल होगी। अब हम देखते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसके थ्योरेटिकल डेफिनेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि अ फंक्शन सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन आई whose graph passes through x0 y0 such that the slope of the given curve
at the point is the number y dash of 0 is called solution of initial value problem. अब देखें ये आपके पास सोल्यूशन की डेफिनेशन आ गई कि इस तरह से अब हम उसके फर्दर एक थ्योरम देखते हैं कि उसका यूनिक सोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करता है कि लेट आपके पास a0 of x, a1 of x up to an of x and g of x be continuous on interval I and let आपके पास जो ये वाले जो coefficients and these are not equal to 0 for every x interval. If x is equal to x0 is any point in this interval, then the solution of y of x exists and is unique. यानी अगर आपके पास कोई भी यानी जिस इंटरवल में आपका ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंटिन्यूस होंगे, उस इंटरवल में से अगर आप पॉइंट लेंगे जिस पे इनिशियल कंडीशंस डिफाइन होंगी, तो फिर आपका जो सोल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट करेगा और वो सोल्यूशन भी क्या होगा, वो यूनिक होगा, यानी एक सिंगल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हाँ, फर्दर हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल से आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास एक फंक्शन गिवन है, द फंक्शन y is equal to 3 e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x minus 3x is the solution of initial value problem. Y double dash minus 4y is equal to 12x और कंडीशंस आपके पास गिवन है y of 0 is equal to 4 and y dash of 0 is equal to 1। अब आप देखें कि सबसे पहले तो आपने इसमें क्या है कि सोल्यूशन वेरीफाई करना है कि वाकई ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। अब सोल्यूशन वेरीफाई करने के लिए जैसे आपने एक दफ़ा स्टार्ट में भी क्वेश्चन, बिल्कुल स्टार्ट में क्वेश्चन किए थे कि आप इस यानी आप इसमें यहाँ पे y का डबल डेरिवेटिव है और सिंपल y की वैल्यू, ये दोनों इससे फाइंड आउट करेंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाती हैं तो इट मीन्स कि दिस इज द सोल्यूशन। अब अगर आपके पास ये y की वैल्यू है, इसका अगर हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो सिंगल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। सिंगल डेरिवेटिव क्या आएगा, y डैश इज इक्वल टू इसका e रेज टू पावर कोई भी को पावर हो e की, उसका डेरिवेटिव सेम वही नंबर आता है। तो और उसमें जो अगर एक सिंपल वेरिएबल ना हो, कोई उसमें मल्टीपल या डिवीजन की फॉर्म में हो, तो फिर आप वो उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव डिफाइन कर लें। यानी e रेज टू पावर 2x एज इट इज आ जाएगा और साथ में 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x एज इट इज, और यहाँ पे माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 आएगा तो माइनस 2 से ये साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं तो दिस विल बी -3। ठीक है, अब ये आपके पास एक फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या होगा, सेम उसी मेथड से, यानी ये 3 2 6 आ जाएगा और अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे e रेज़ टू पावर 2x का, तो 2 e रेज़ टू पावर 2x और प्लस सेकंड वाली टर्म में क्या आएगा, सेकंड वाली टर्म में ये e रेज़ टू पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव अगेन -2 e रेज़ टू पावर माइनस 2x आएगा और -2 मल्टीप्लाई होगा +4 हो जाएगा और e रेज़ टू पावर माइनस 2x साथ एज इट इज आ जाएगा। तो ये 6 2 12 12 e रेज़ टू पावर 2x प्लस 4 e रेज़ टू पावर माइनस 2x। तो ये बेसिकली आपके पास आ गया डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव आ गया और सिंपल y की वैल्यू आपको पता है, डेरिवेटिव की वैल्यू और y की वैल्यू आप उसमें इक्वेशन में पुट करें। यानी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या थी, 12 e रेज़ टू पावर 2x प्लस 4 e रेज़ टू पावर माइनस 2x और उसमें साथ आपने यहाँ पे क्या पुट करना है, -4y, y की जो वैल्यू उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करके, यानी आपके पास जो ओरिजिनल गिवन है y की वैल्यू ये गिवन थी ना, 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2x माइनस 3x। तो दिस विल बी, अगर आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, ये आ जाएगा -12 e रेज़ टू पावर 2x और यहाँ पे आएगा e रेज़ टू पावर माइनस 2x, तो 4 मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 e रेज़ टू पावर माइनस 2x, यानी +4 आना, -4 मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली आ जाएगा -4 e रेज़ टू पावर माइनस 2x और यहाँ पे माइनस है यानी -3x, तो -4 मल्टीप्लाई होकर +12x, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास यू विल हैव द आंसर 12x और 12x आपके पास राइट साइड है। तो इस मीन्स कि ये वेरीफाई होगा कि ये वाली टर्म इसका सोल्यूशन है, y की जो वैल्यू गिवन है वो इस
जो आपके पास इक्वेशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये उसका सोल्यूशन है। अब आप बिकॉज यू हैव टू सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसमें इनिशियल कंडीशंस पुट कर देंगे। इनिशियल कंडीशंस जो आपके पास गिवन है वो क्या है कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4, और इसी तरह अगर डेरिवेटिव जो y का डेरिवेटिव है उसमें अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो उसका डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तो ये हम पुट करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 हो y की जो वैल्यू गिवन है उसमें, तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए 4, ठीक है। तो आप y की जो वैल्यू गिवन है उसमें x की वैल्यू 0 पुट करके देखें तो यू विल हैव द आंसर 4। इसी तरह x की वैल्यू 0 y के डेरिवेटिव में पुट करके देखें तो उसका आंसर भी 1 आता है। तो इट मीन्स के आपके पास ये वाली जो इनिशियल कंडीशन से भी वेरीफाई होगा कि ये इसका सोल्यूशन है। तो इट मीन्स कि आपके पास ये वाली इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू 3 रेज़ पावर 2x प्लस e रेज़ पावर माइनस 2x माइनस 3x, ये आपके पास क्या है, ये जो इनिशियल वैल्यू की प्रॉब्लम गिवन है ये उसका सोल्यूशन है, इट इज़ वेरीफाइड। अब देखें कि हम इसमें इस क्वेश्चन से कुछ बातें नोट कर सकते हैं कि इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, कोएफिशिएंट्स कंटिन्यूस थे, इसी तरह आपके पास जो जी ऑफ एक्स यानी 12x राइट साइड थी वो भी कंटिन्यूस था, और लीडिंग कोएफिशिएंट जो था यानी आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन में वो 1 था और यानी 0 नहीं था। तो इट मीन्स टू से कि ये आपके पास ये यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आप यहाँ से एक बात और नोट कर सकते हैं कि अगर जो लीडिंग कोएफिशिएंट यानी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसके साथ जो कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 0 ना हो तो यूनिक सोल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करेगा। हम इसको फर्दर भी डिस्कस करते हैं। अब इसी तरह आपके पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन ये वाले गिवन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉरी, आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसकी कंडीशंस हैं। तो आपके पास देखें कि इसमें भी आपके पास जो फर्स्ट यानी लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं है, यानी उसमें नॉन ज़ीरो नंबर हो कोई भी, तो इसका एक सिंगल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आप पॉइंट्स हैं, द इक्वेशन इज होमोजेनियस है, कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट्स हैं और कंटिन्यूस है, लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं है, तो y इज इक्वल 0 एक यूनिक सॉल्यूशन के तौर पे आ गया। अब अगर हम दूसरा केस लेते हैं कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट जो है अगर वो 0 हो जाए, नाउ कम टू द सेकंड केस, अगर आपके पास an की वैल्यू 0 है तो क्या होगा। अगर यानी लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 आ गई तो उसमें आपके पास उसका आंसर किस तरह से आएगा। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसमें क्या है कि सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा, 2 पॉइंट्स बन सकते हैं, या सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह से कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है और उसमें क्या है यानी कंसीडर द फंक्शन एंड IVP, यानी ये वाला हमने बेसिकली देखना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए सेम वही प्रोसीजर, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे और ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर वेरीफाई हो जाती है तो इट मीन्स के आपके पास वो उसका सॉल्यूशन होगा। अब आप देखें वैल्यूज आपने फाइंड आउट की, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट की एंड यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे भी राइट साइड पे 6 था, तो आपने वैल्यूज पुट करने के बाद भी आपका आंसर 6 आ गया और आपकी इनिशियल कंडीशंस भी वेरीफाई हो गई। तो आपके पास क्या है, सो दैट फॉर एनी चॉइस ऑफ सी the function y satisfies the differential equation, hence the solution of initial value problem is not unique। अब देखें कि यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन गिवन थी जो किस आप क्लेम कर रहे थे कि वो सॉल्यूशन है, तो उसमें क्या था कि एक एक कांस्टेंट के तौर पे c कोई नंबर आ रहा था, तो c की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, तो इट मीन्स कि सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा, उसमें काफ़ी सारे मतलब सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो यही इसमें पॉइंट्स में लिखा गया है कि इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोएफिशिएंट्स
पोलिनोमियल्स हैं और कंटिन्यूस हैं हर जगह पे। द फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 बीइंग कांस्टेंट इज कांस्टेंट एवरीवेयर और लीडिंग कोएफिशिएंट्स क्या है, यानी एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए 0 हो सकता है। तो अब आपके पास इस तरह से नॉन यूनिकनेस आ जाएगी सोल्यूशन में। अब इसी तरह अगर हम देखें कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपके पास जो कंडीशंस गिवन है वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे गिवन हो, तो अगर इस तरह से कंडीशन हो कि वो जो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे गिवन हो तो ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यानी इस तरह की कोई ये जनरल इक्वेशन है, उसके पास दो कंडीशन गिवन है, एक है पॉइंट ए पे, एक है पॉइंट बी पे। तो इस तरह की आपके पास 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बन जाएगा। स्पेसिफाइड वैल्यूज जो आपके पास है बाउंड्री कंडीशंस इनको आप कह देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करता है। क्या सोल्यूशन, उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन आपके पास ये बन जाएगी, a solution of the boundary value problem is the function satisfy the differential equation on the same interval containing a and b and whose graph passes through the 2 points a y0 and b y0। दो डिफरेंट पॉइंट से आपके पास पास करेगा। अब आपके पास देखें इसके एक एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास एक फंक्शन है। अगर आपके पास ये कंसीडर द फंक्शन वी कैन प्रूव दैट दिस फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब आप देखें कि आपके पास ये इक्वेशन गिवन है और जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो आप जो इक्वेशन है इसका सिंगल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें और ये जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है उसमें वैल्यूज पुट करें, विल गेट द आंसर्स। आपके पास आंसर आ गया 6। अब आपके पास दो डिफरेंट कंडीशन यानी बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, 1 पे कंडीशन गिवन है, 2 पे कंडीशन गिवन है, यानी x इज इक्वल टू 1 के लिए और x इज इक्वल टू 2 के लिए। आप इसमें वैल्यूज पुट करें या कंडीशन भी सेटिस्फाई होंगी तो आपके पास इट मीन्स कि ये आपका जो सोल्यूशन है वो बाउंड्री यहाँ पे आपके पास y ऑफ 1 0 आ गया और y ऑफ 2 क्या आ गया 3, और आपको गिवन क्या था कि y ऑफ 1 0 और y ऑफ 2 3 तो इन बाउंड्री कंडीशंस भी सेटिस्फाई होंगी। तो therefore the function satisfy both the differential equation and the boundary conditions, hence y is the solution of boundary value problem। तो अब देखें कि ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। अब उसमें क्या है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, सिंगल सॉल्यूशन भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसका सॉल्यूशन वाकई ही एग्जिस्ट ही ना करे। तो इस तरह से डिफरेंट कंडीशंस उसमें डिफरेंट आंसर्स डिफरेंट फॉर्म्स में सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब देखें कि एक और आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसमें आपके पास सेम जैसे हमने उसमें सेकंड एग्जांपल की थी कि इसमें एक सोल्यूशन गिवन है, उसमें कांस्टेंट्स इन्वॉल्व है, एक C1 है एक C2 है और इसमें ये वाली बाउंड्री कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये सोल्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका आप सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करके आप डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करके ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें सेम उसी वे से, तो आपके पास ये एक सोल्यूशन आ गया। अब उसमें जाहिर सी बात है कांस्टेंट्स इन्वॉल्व है, तो ये इसको आप एज ए पैरामीटर ट्रीट कर लेंगे तो आप पैरामीटर के फॉर्म में दिस आर पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस की। ये आपने लीनियर अलजेब्रा में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लीनियर वेक्टर स्पेस की फॉर्म में कि लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस क्या होती है। हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आपके पास ये सेट ऑफ फंक्शंस हैं, इसको आप लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे अगर आप किसी इंटरवल आई में अगर आपके पास उस इंटरवल में कुछ ऐसे कांस्टेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हो कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा सकें और वो सारे दैट नॉट ऑल ज़ीरो। और इसी तरह लीनियर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें कि अगर सारे के सारे यानी वो फंक्शंस हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे अगर वो किसी भी इंटरवल आई में अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें और उसका यानी जो कांस्टेंट्स हैं वो सारे के सारे अगर ज़ीरो आ जाए। अब इसको चेक करने का क्या मेथड है कि आप उसको कांस्टेंट्स की फॉर्म में लेके आए उसके अकॉर्डिंग चेक करें। यानी केस ऑफ अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं इफ एन इज इक्वल टू आपके पास f1 ऑफ x f2 ऑफ x
और हम सपोज करते हैं कि इस फॉर्म में आपने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। आल्सो दैट द फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन इंटरवल आई, देन यानी दोनों में से कोई एक नॉन जीरो लास्ट में होना चाहिए। हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट वाला जो कांस्टेंट है वो नॉन जीरो है, तो फिर आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा इस फॉर्म में, यानी फंक्शन दोनों यानी f1 ऑफ x वो दूसरे फंक्शन का मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह अगर हम कन्वर्स यानी C2 को नॉन जीरो सपोज करें तो फिर आपके पास इस तरह से भी आ सकता है। तो अगर हम फर्दर इसको लेके चलें तो आपके पास मीन्स टू से कि linearly dependent function are linearly dependent because c1 is equal to माइनस, यानी इस फॉर्म में आपके पास फंक्शन डिपेंडेंट। और अब देखें कि आप कोई भी दो फंक्शन है लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अगर एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल की फॉर्म में हो, और इस तरह से कोई भी दो फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो अगर एक दूसरे का एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का कांस्टेंट मल्टीपल ना हो। तो अगर इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो जनरल इसकी डेफिनेशन ये भी बन सकती है, ये जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है। अब सिमिलरली आपके पास एक रियल एग्जांपल की मैंने कि फंक्शंस f1 ऑफ x साइन ऑफ 2x और f2 ऑफ x साइन ऑफ x कॉज ऑफ x आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन इंटरवल सिंस। अब देखें कि इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखें c1 प्लस c2 की फॉर्म में, अब यहाँ से बेसिकली ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2 साइन एक्स प्लस और देखिए 2 साइन एक्स कॉज एक्स और माइनस साइन एक्स कॉज एक्स, यानी आपके पास ये टर्म इक्वल टू 0 सेटिस्फाई फॉर एवरी, यानी अगर हम c1 1/2 चूज करें और c1 -1 चूज करें तो आपके पास ये सेटिस्फाई हो जाता है। इसी तरह से द फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे उसके लिए मतलब वैल्यूज आप जनरली खुद से चूज कर लेते हैं। अब हम ये सारी लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की ही बेसिकली एग्जांपल्स हैं। अब हम लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए ये फॉर्मल मेथड से हटके हम एक नया मेथड डिफाइन करते हैं, उसको हम नाम देंगे दैट इज द रोंक्सियन। यानी रोंक्सियन क्या होता है कि सपोज दैट आपके पास कोई फंक्शन है f1 ऑफ x f2 ऑफ x f2 fn ऑफ x और उसमें n-1 डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। अब देखें कि f1 f2 ये सारे के सारे यानी फर्स्ट लाइन में सारे फंक्शंस आ जाएंगे जितने भी मौजूद हैं, सेकंड लाइन में उनके फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड लाइन में उनके सेकंड डेरिवेटिव एंड अप सो ऑन। अगर उसमें आपके पास n-1 डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो लास्ट लाइन में n-1 डेरिवेटिव्स, तो इसको ये वाला जो डिटर्मिनेंट बनता है इसको हम कहते हैं रोंक्सियन ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। और इसको हम w ऑफ जितने भी फंक्शंस होंगे उस फॉर्म में लिख लेंगे। यानी अगर आपके पास n फंक्शन है तो ऑफकोर्स n-1 डेरिवेटिव लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करेंगे। इन इट मीन्स कि आपके पास जितने फंक्शंस होंगे उससे एक कम आपने डेरिवेटिव्स रोंक्सियन वाले डिटर्मिनेंट में पुट करने हैं। अब लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिहाज से इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास जो रोंक्सियन है जो डिटर्मिनेंट बनेगा अगर उसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी यानी नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर जो आपके पास आप फंक्शंस होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और इसी तरह अगर उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी तो वो फंक्शंस क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब इसके हम एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके पास ये एक दो फंक्शंस के वन है, अब दो चूंकि दो फंक्शन है तो उससे दो से एक कम डेरिवेटिव आपके पास है, यानी एक तो फंक्शंस वाली लाइन आ जाएगी और एक उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। एक रो ये फंक्शन, एक रो में फंक्शन आ गया, दूसरी रो में क्या आ गया उसके फर्स्ट और डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और इसके फॉर्म में डिटर्मिनेंट लिखा। इसकी वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट वैल्यू की आ गई जीरो, अगर वैल्यू जीरो आ गई तो इट सॉरी डज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स कि फंक्शंस आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर जीरो आएगा तो फिर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अब इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है, दो फंक्शंस गिवन है तो फर्स्ट रो में फंक्शन आ जाएंगे, सेकंड रो में उनके फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएंगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यू विल हैव जीरो, जीरो आ गया तो इट मीन्स आप ये जो आपके पास दो फंक्शन है ये क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। इसी तरह से अगर आप और दो फंक्शन ले लें और इस तरह से फिर आपके पास ये आ गई वैल्यूज, यानी डज नॉट इक्वल टू जीरो से इंडिपेंडेंट है।
तो इस तरह से हमने बेसिकली इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने इंट्रोडक्शन देखा कि होती क्या है, फिर उसमें होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस क्या होती हैं, और फिर हमने इनिशियल वैल्यू और उसके सॉल्यूशन को डिस्कस किया, फिर उसके यूनिकनेस को डिस्कस किया, इसी तरह से बाउंड्री वैल्यूज और उसके सॉल्यूशन को डिस्कस किया, इस तरह से लीनियर डिपेंडेंस क्या होती है, लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होती है उसको देखा, और उसके एट द एंड यू विल हैव रॉन्क्सियन आपने डिफाइन किया कि सेट ऑफ फंक्शन का रॉन्क्सियन क्या होता है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर डिटेल से इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।